नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा बार सांसद चुने गए सीनियर दलित नेता के सुरेश को स्पीकर पद के लिए नामांकन भरवा दिया है। राहुल गांधी का बिल्कुल साफ कहना है कि एक हाथ डिप्टी स्पीकर पद दो, दूसरे हाथ स्पीकर पद के लिए समर्थन लो। लेकिन नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उन्होंने संसद में तमाम कांडों में खामोश रहने वाले स्पीकर ओम बिरला को दोबारा स्पीकर पद के लिए उनका नामांकन करवा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं करते नहीं हैं, उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं है। तो आखिर क्या है ये स्पीकर पद की लड़ाई और ये विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों है, इन सबको समझेंगे संसद को बहुत करीब से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों से। आज हमारे साथ केपी मलिक जी हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। केपी मलिक सर, डेप्यूटी स्पीकर पद तो विपक्ष का हक है। यूपीए सरकार में भी था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी था, बीजेपी जब उनकी हुआ करती थी, मोदी और शाह से अलग जो बीजेपी हुआ करती थी। अब मोदी को तकलीफ क्या है डेप्यूटी स्पीकर का पद देने के लिए, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए प्रज्ञा, दिक्कतें तो सबको पता है क्या दिक्कतें हैं। इसमें हमें कोई अनजान नहीं बनना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर होंगे तो वो चेयर करेंगे, चेयर पर बैठेंगे तो उस दौरान जितने बिल आएंगे, जितनी चर्चाएं होंगी, तो वहां उनका एक अहम रोल होगा। तो ऐसे में कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है। ये चीज दिमाग में रखते हुए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। दूसरा, जो डिप्टी स्पीकर का पद है, ये कोई नियम नहीं है, ये एक संसदीय परंपरा है। और ये था कि भाई हमेशा सत्ताधारी दल के पास ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रहते हैं। तो ये तय हुआ था कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद कम से कम विपक्ष के पास रहना चाहिए, ताकि एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो और एक बैलेंस बना रहे। हमारे पुराने लोगों ने ये चीज की थी और वो आज तक परंपरा कायम थी। और वाजपेयी जी की सरकार में भी वो परंपरा बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी। ये जो तमाम परंपराएं बदली हैं, ये तमाम परंपराएं 14 में और 19 में बदली है। अब आप जिस प्रकार से देखेंगे, 19 में तो डिप्टी स्पीकर थे ही नहीं। और दूसरा, अभी भी अगर आज स्पीकर की बात करें, जिस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल किया गया है, पहले तो राजनाथ जी और इनके बाकी लोग विपक्ष को उलझाए हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और ये करते करते 12 बजे तक आपको पर्चा दाखिल करना है और 11:30 बजे तक कोई चीज फाइनल नहीं हो रही है, और तभी भी आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आप विपक्ष को उलझाए रखना चाह रहे थे? और फिर ये हो जाता कि समय ही नहीं बचा, पर्चा कैसे कोई भरेगा? पर्चा भरना कोई आसान तो है नहीं, उसमें तमाम आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, तमाम प्रक्रियाएं उसकी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को यह आभास था, विपक्ष को यह आभास था कि सत्ताधारी दल इस तरह का पैंतरा चलेगा। तो उनकी ओर से अपनी तैयारी थी, इसी के तहत के सुरेश का पर्चा दाखिल किया गया है। और आप देखेंगे कि 11:50 के लगभग पर्चे दाखिल हुए हैं दोनों ओर से। तो मतलब 12 बजने का जैसे इंतजार भर ही कर रहे थे। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है। और दूसरा बात जो बड़ा कारण है, आप जबरदस्ती क्यों ओम बिरला को ही चाहते हैं? ओम बिरला के अलावा आपके पास इतना बड़ा बहुमत है, उसमें से आप कोई दूसरे व्यक्ति समझ में नहीं आते आपको जिनको आप स्पीकर बनाने के लायक समझते हो? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठाता है। दूसरी चीज ये है कि हमें फिर भी लगता है कि विपक्षी दल, देखिए विपक्षी दल अभी दो तरह की भूमिका निभा रहा है। एक तो वो ये जताना, अगर वो चुपचाप बैठ जाता, वो कहता ठीक है आप बना लीजिए, तो कल को हम जैसे लोग सवाल उठाते कि विपक्ष दबाव में आ गया है, विपक्ष चुपचाप बैठ गया है। तो विपक्ष जो है एग्रेसिव भूमिका में है और विपक्ष कहीं भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी बात मुझे पता है कि विपक्ष जीतेगा नहीं इस मामले में। सत्ताधारी दल अपने ही स्पीकर को बना लेगी। ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते रहने चाहिए। नहीं, देखिए चुनाव की एक प्रक्रिया होगी, लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है विपक्ष चुनाव हार गया और सत्ताधारी दल जीत गया, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास आज तो कम से कम बहुमत है। तो ऐसे में निश्चित है कि उनका स्पीकर बनेगा। लेकिन एक परंपरा जो दिखाई देती है चुनाव की और वहां चुनने की जो प्रक्रिया है, वो सबके सामने रहेगी। अगर चुपचाप बैठ जाते तो फिर ये सवाल उठते, हम ही उठाते सवाल कि भाई क्यों आप बैठ गए। तो ये एक अच्छी परंपरा है और हम तो फिर भी चाहते हैं, तमाम प्रयास भी चल रहे हैं कि आज रात तक अगर कोई सहमति इस तरह से बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी या उनके जो दूसरे दल हैं इस बात को
मान जाते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना चाहिए, तो सहमति भी बन सकती है, क्योंकि ये ऐसा सम्मानित पद है कि इसको राजनीतिक या दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाता है। ये किसी एक दल को सपोर्ट नहीं कर, अब ये तो अगर वहां पे चेयर करेंगे लोकसभा के पटल पे, तो ये तो सबके हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, ये तो सबके अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में किसी एक दल का इस तरह से जताना कि ये हमारे स्पीकर हैं, तुम्हारे स्पीकर नहीं हैं, तुमने खिलाफ वोट की थी, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो मुझे लगता है एक आम सहमति के तौर पे इसकी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जो स्वस्थ परंपरा है कि इनको स्पीकर बनाया जाए और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया जाए। लेकिन आपको जिस तरह की कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की रही है, इतनी आसानी से वो कुछ देने वाले नहीं है, हमें ये भी पता है, क्योंकि आपने देखा है तमाम उन्होंने पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है। उन्होंने कोई भी नई चीज इस बार नहीं दिखाई है कि हमने नई चीज एनडीए के दबाव में या विपक्ष के दबाव में की है। और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी तमाशबीन बने हुए हैं। अब कब वो कुछ रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका भी इंतजार हम लोगों को है। जी प्रेम कुमार सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संसद में पहली बार स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, हालांकि होता तो ये बातचीत से बहुत आराम से सुलझ सकती थी चीजें, लेकिन मोदी के हट की वजह से विपक्ष में और सत्ता पक्ष में गहरी खाई खुद चुकी है क्या दुश्मनी की? देखिए, ये राजनीति तो प्रज्ञा जी निश्चित रूप से पिछले दिनों में देखने को मिली है कि विपक्ष के नेताओं को देश विरोधी बताना, देश के खिलाफ बताना, दुश्मन की तरह व्यवहार करना, ये राजनीति तो है। मगर संसद के भीतर फिर भी लोग उम्मीद करते हैं कि संसद के भीतर ऐसा न हो, और स्पीकर एक ऐसा पद है जिसके साथ में एक ट्रेडिशन जुड़ा है, जिसके साथ एक कन्वेंशन है, परंपरा है। मगर सिर्फ स्पीकर पद के साथ थोड़े है ये परंपरा तो डिप्टी स्पीकर के साथ भी है। और हम ये देखते हैं कि बड़ा इनोसेंटली लोग टीवी पर आकर के बोलते हैं कि हमने कभी स्पीकर पद पर चुनाव नहीं देखा, तो इस बार भी चुनाव नहीं होना चाहिए। और कहने का तात्पर्य होता है कि विपक्ष जो है चुनाव थोप रहा है। लेकिन क्या ये इतना मामला, वो इतना इनोसेंट है जो बोल रहे हैं कि विपक्ष चुनाव थोप रहे हैं? क्या ये मामला इतना इनोसेंस का है, उनको हम उस रूप में स्वीकार करें? सच ये है कि आप जैसे ही बोलते हैं कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले स्पीकर पर आई, तो डिप्टी स्पीकर चर्चा करने का विषय है बाद में, और स्पीकर चर्चा करने का विषय नहीं है। यहां पर आपको एक साथ तोलना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी की ओर से यही कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे या न दे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब वो चुनाव आएगा। तकनीकी रूप से तो ये बात सही है कि स्पीकर जब बनेंगे वही डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएंगे, लेकिन फिर भी अपोजिशन से होगा कि नहीं होगा ये तो सत्ताधारी दल की मंसूबे पर निर्भर करता है। और वो कह रहे हैं इस पर चर्चा हम करेंगे, तो उस पर आप चर्चा करेंगे, और इस पर आप कहते हैं बिना शर्त समर्थन दीजिए। तो आप शर्त कौन थोप रहा है? दिख तो ये रहा है कि विपक्ष शर्त थोप रहा है कि डिप्टी सीएम हमें दो और डिप्टी स्पीकर हमें दो और स्पीकर आप लो। लेकिन एक्चुअल में शर्त तो सत्ताधारी दल थोप रही है कि हम डिप्टी स्पीकर पर चर्चा करेंगे, और अभी आप ये दीजिए। इस बात को अगर क्लैरिटी के साथ रखा जाए तो सबको समझ में आ जाएगा कि राजनीति कौन कर रहा है। आप देखिए 2014 तक, उससे पहले तक डिप्टी स्पीकर बना करते थे। 2014 में भी डिप्टी स्पीकर बना, लेकिन ट्रेडिशन तोड़ के वो एनडीए के घटक दल के एआईएडीएमके के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। वहां भी आपने चीटिंग की, अपोजिशन को नहीं दिया। और उसके बाद 2019 में तो वो भी नहीं किया, सहयोगी दल को भी नहीं बनाया, अपोजिशन को भी नहीं दिया, यानी खाली रह गया डिप्टी स्पीकर का पद। ये इस परंपरा को इतना बड़ा, इस पर कुल्हाड़ी पड़ी, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी पड़ी, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। और संसद के स्पीकर पद की परंपरा के लिए सब बहुत ऊंची ऊंची नाक करके बोल रहे हैं। पूछना पड़ेगा ना,
डिप्टी स्पीकर की परंपरा कहाँ चली गई? आप स्पीकर की परंपरा, स्पीकर के भाई प्रावधान तो है चुनाव के, तब तो चुनाव में जाने की ये बात कर रहे हैं। चुनाव में जाना अपमान है क्या? तो अगर आप परंपरा का पालन नहीं करेंगे तो चुनाव ही रास्ता है। तो अपोजिशन ने एक उम्मीदवार दे करके, और एक ऐसा उम्मीदवार दे करके जो दलित है और जिसको इग्नोर किया इसी सदन में सत्ताधारी दल ने, जो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर उनको बनाना चाहिए था, उनका हक छीना गया। तो एक तरह से उस हक की एक क्षतिपूर्ति भी है कि उनको सम्मान के साथ स्पीकर पद का चुनाव लड़ाया जाए। अपोजिशन ने ये बताया है कि आप दलितों से चाहे जितनी नफरत करें, अपोजिशन दलित को स्पीकर पद पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। हम देखें कि आप कैसे लड़ाई लड़ती हैं। ये एक पहलू है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? केपी मलिक सर, ओम बिरला में ही कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी को ओम बिरला ही चाहिए स्पीकर के लिए? अरे अगर वो शायद किसी और को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाते, विपक्ष से एक बार चर्चा कर लेते, तो बड़ी आसानी से चीजें हो सकती, परंपराएं ना टूटती। देखिए प्रज्ञा, ओम बिरला जी अपनी कार्यशैली से प्रभावित कर चुके हैं पिछले 5 साल में मोदी जी को, और आपने देखा है कि किस प्रकार की उनकी काबिलियत है। माइक को बंद करा देना, जो ज्यादा हो हल्ला या कुछ कायदे की बात उठा रहे हैं उनको बाहर निकाल देना, कोई पार्टी टूट रही हो तो उस पर मूक सहमति बना लेना। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने पिछले 5 सालों में देखी है जिससे ओम बिरला जी ने अपनी काबिलियत मोदी जी को दिखा दी, और मोदी जी के वो पसंदीदा स्पीकर हैं। मोदी जी को लगता है कि इस तरह के काबिल भारतीय जनता पार्टी में और भी हो सकते हैं, लेकिन अब उनको काबिलियत को चेक करने के लिए, काबिलियत देखने के लिए समय नहीं है उनके पास। उनको तराशा हुआ हीरा चाहिए, उनको टेस्टिंग, जिसकी टेस्टिंग पहले हो चुकी है, इस प्रकार के लोग चाहिए। आपने देखा होगा तमाम मंत्री भी जिनकी हेलो टेस्टिंग हो चुकी है वही हैं, भले ही अंदर बाहर से विरोध होता रहे। अब जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि हरदीप पुरी जी के पास 2 मंत्रालय हैं, अश्वनी वैष्णव के पास 2 मंत्रालय हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास इस प्रकार के मंत्रालय हैं, और पार्टी के अंदर के लोग भी पूछ रहे हैं कि हम 6 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार चुन के आए हैं लोकसभा में, और उसके बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है कि जो राज्यसभा से लाए गए हैं, पिछले दरवाजे से लाया गया है, और उनको आप इतने इंपॉर्टेंट 2-2 मंत्रालय दे रहे हैं। तो इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये सारी चीजें जताती हैं कि मोदी जी का क्या मकसद है, मोदी जी क्यों लाना चाहते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो काबिल व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति को लाना मोदी जी का मकसद है, और वो मकसद किस प्रकार से उसका प्रयोग आगे होगा, लेकिन वो कितना होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन हम ये चीज सोच के बड़े खुश हैं कि कम से कम विपक्ष बहुत अग्रेसिव भूमिका में इस बार दिखाई दे रहा है, और विपक्ष इस बार किसी भी काम को इतनी आसानी से नहीं होने देगा। अब जैसे प्रेम जी ने कहा कि चुनाव कोई कह रहा है थोप रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ कह रहे हैं। चुनाव होना कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया सदन में नहीं है। वो तो जैसे एक आम बिल पास होता है, वो जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो पूछेंगे कि भाई इनके साथ कौन है, तो आवाजें लगा के बताएंगे यस नो, वो हो जाएगा, इतना भर है। लेकिन एक मैसेज बाहर गया है जनता में कि विपक्ष बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और उसने स्पीकर का चुनाव कराया है। और चुनाव कराना कोई बहुत बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विपक्ष भी अपना मैसेज बाहर पहुंचा रहा है, उस जनता को दिखाना चाह रहा है जिस जनता ने उसको इस काम के लिए चुन के भेजा है। मेरी बहुत बड़ी आपत्ति होती अगर विपक्ष इस बात को मान लेता चुपचाप। विपक्ष ने नहीं माना है और सहमति नहीं बनी है, तो ठीक है, इलेक्शन होगा। तो तमाम चीजों पे ऐसे ही होना चाहिए। कई सारे बिल होंगे अब जिन पे वोटिंग होगी, कई सारे ऐसे बिल आएंगे जो सरकार पहले चुपचाप बिल पास करा लेती थी, ना उन पे कोई बहस होती थी, ना उन पे कोई, अगर कोई एमपी उन पे कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसको बोल दिया जाता था कि बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे सवाल नहीं पूछ सकते, और उनको एमपी को बुलवाया ही नहीं जाता था और बिल पास हो जाता था। तो वो चीजें कम से कम इस बार नहीं होंगी, इससे हम लोगों को कम से कम थोड़ी संतुष्टि है। और विपक्ष जिस प्रकार से एग्रेसिव है, तमाम आप कल से और आज तक देख रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे, इससे हमें संतुष्टि ये है कि सरकार जो पुराने ढर्रे से काम कर रही थी वो इस बार नहीं कर पाएगी। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस विपक्ष करता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल।
प्रेम कुमार सर, देखने में तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी समझा नहीं पा रहे, एक स्पीकर पद के लिए समर्थन नहीं ले पा रहे विपक्ष के साथ, तो अब तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में हम भयंकर टकराव देखने वाले हैं पक्ष और विपक्ष का। देखिए प्रज्ञा जी, बहुत आसान था नरेंद्र मोदी जी के लिए अपोजिशन का समर्थन लेना, मुश्किल नहीं था, लेकिन वो दरअसल विपक्ष को ही एक्सपोज करने में लगे हैं, जो उनकी आदत नहीं कि हर मामले में विपक्ष ही गलत है। तो वो ये एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। विपक्ष ने इस बार तो यही स्थिति कि विपक्ष ने बता दिया कि देखो हम समर्थन के लिए तैयार हैं। आप देखिए इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी घटना क्या हुई है कि इंडिया गठबंधन के बीच में मतभेद दिखे ही नहीं है। हमें तो लगता था कि इस मुद्दे पर इलेक्शन में जाए या न जाए, समर्थन दें या न दें, एकमत होना मुश्किल काम होगा इंडिया गठबंधन में, ऐसा लगता था। लेकिन ये आया कि नहीं, समर्थन देना है तो सब लोग समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। ये बोलना है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दो, बिल्कुल भी सब तैयार हो गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सेम बातें कहते हुए दिखाई दी, दोनों ने ये बात क्या की, एक हाथ दो डेप्यूटी स्पीकर पद और लो समर्थन भाई स्पीकर पद के लिए, मतलब इंटैक्ट दिखा मुद्दों पर। हाँ। ये इंडिया गठबंधन की मजबूती, और इस किस लिए हुआ, क्योंकि मोदी जी का एटीट्यूड था। अगर वो चाहते सर्वसम्मति बनाने तो एक संभावना जिंदा रहती कि इंडिया गठबंधन में मुद्दे पर सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी, इनमें तो इतनी फूट है, आप बोलते रह सकते थे। लेकिन आपने एक और मौका दिया कंसोलिडेशन दिखाने का इंडिया गठबंधन को। और एक और बात कि कांग्रेस के उम्मीदवार पर सब इंडिया घटक पूरा ओपोजिशन जो है एकजुट हुआ है, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की भी बात होगी तो हो सकता है कि ऐसे ही इकट्ठा हो जाए कांग्रेस के नाम पर, जो पहले सोचा नहीं जा सकता था, लोग सोच नहीं पाते थे, वो आज होता दिख रहा है। ये इस छोटी छोटी बातों में भी भावी राजनीति के बीज छिपे हुए हैं, ये मैं कह रहा हूं। तो ये भावी राजनीति दिख रही है। इस मायने में राहुल गांधी के नेतृत्व को सराहने की जरूरत है कि वो आगे आकर, वो अभी नेतृत्व नहीं बने हैं नेता प्रतिपक्ष, लेकिन भूमिका ऐसी दिखा रहे हैं कि मानो वही नेता प्रतिपक्ष हो, इस तेवर में है। उधर मोदी जी शपथ लेते हैं, इधर संविधान लहराते हैं। ये जो सीधे टक्कर लेने वाला माहौल है, ये नेता प्रतिपक्ष के लक्षण है। अब बनते हैं नहीं बनते मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन लक्षण है, उन्होंने अपने आप को उस रूप में दिखाया है। जैसे आज भी सदन में कोई बीजेपी का सांसद वीडियो बना रहा था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, उधर उस सांसद ने कहा कि हम नहीं बना रहे हैं, तो राहुल गांधी खड़े होकर बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, सदन में, संसद में झूठ मत बोलो, वीडियो बना रहे हो और संसद में झूठ बोल रहे हो। तो ये जो तेवर है, ये तेवर बहुत सख्त है। जैसे मणिपुर के सांसद आज आकर के शपथ ले रहे थे, तो मणिपुर के सांसद शपथ ले रहे थे तो ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि मणिपुर के एमएलए से मिलने के लिए प्रधानमंत्री तक ने समय नहीं दिया था, कभी मणिपुर बोले नहीं थे, विशेषाधिकार लाना पड़ा था मणिपुर पर बोलने के लिए। और अब हालात ये है कि मणिपुर के दोनों सांसद कांग्रेस से जीत करके शपथ ले रहे थे, पूरे फ्लोर पर मणिपुर मणिपुर हो रहा था। ये अपोजिशन की एक जीत है। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, मोदी मोदी नहीं हो रहा था, याद कीजिए क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां जब संविधान की प्रतियां लहराई जाने लगी तो मोदी मोदी करने वाले अवाक रह गए, जुबान से निकला ही नहीं मोदी मोदी। संविधान की प्रतियां लहराई जा रही थी और मोदी जी शपथ ले रहे थे। ये बदला हुआ संसद है, बदला हुआ विपक्ष है, बदले हुए विपक्ष के तेवर हैं, और ये लड़ाई आने वाले समय में और बड़ी होगी। केपी मलिक सर, अभी तो बड़े मोदी जी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, उनको पता है कि उनके पास संख्या बल है, उनकी जीत होगी, लेकिन अगर नायडू और नीतीश कोई गेम कर देते हैं, जिसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मुश्किल में पड़ जाएंगे? देखिए प्रज्ञा, इस चीज की आशंका को मैं कभी खारिज नहीं किया है पहले भी, और मैं बहुत आश्वस्त हूं इस चीज को लेकर कि मोदी जी खुद घबराए हुए हैं।
मैं फिर वही सवाल है जो हर बार आपसे करता हूं, आज भी करता हूं, कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है। तो मोदी जी इतने आश्वस्त नहीं है कि यह सरकार बहुत आराम से चलेगी। और अभी तो किसी ने रंग दिखाना शुरू ही नहीं किया जो एनडीए के अलाइज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, और चाहे वो दूसरे लोग हों। अभी तो वो चीजें शुरू होंगी आने वाले टाइम में। ये तो अभी परंपराएं चल रही हैं और वो जो जिसको बोलते हैं रस्म अदायगी चल रही है, अभी तो चीजें शुरू ही नहीं हुई है। और फिर बात ये आती है कि जैसे हमें लगता था कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से एक साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, कई आशंकाएं लोग करते थे, जैसे भी प्रेम जी ने भी कहा। तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और सिरदर्दी है। भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग सोचते थे कि शायद तोड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे। अब उनको अपना बचाव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि लगभग 100 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में जो आज सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं है। उनको लाया गया है, तोते के डर से लाया गया है, दूसरे डर से लाया गया है, लालच से आए हैं, वो कभी भी निकल सकते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को है, और मोदी जी बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि ये सरकार इस तरह से चलेगी। लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब स्मूथली चल रहा है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो, इस तरह की चीजें दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन सब चीजें सामान्य अंदर से नहीं है, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समीक्षा बैठकें हो रही हैं और उनमें नए नए रिएक्शन आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक मीटिंग के बारे में बताया था जो हुई थी हमारे पास, रात को फिर नाम भी आ गए थे, हमने रीट्वीट किया, सबके नाम भी डाले हैं। तो अब लोग खुल के आने लगे हैं कि मैं बाबा के साथ हूं, मैं मोदी के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं, और ये चीजें आएंगी धीरे धीरे से। तो इसलिए इतना आसान नहीं है मोदी जी के लिए। अभी एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सब एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी उसका वो समय भी हमें देखना है। जी सर, ये भी तो है कि नरेंद्र मोदी पहले संसद सत्र के पहले दिन बाहर खड़े होकर जो भाषण उनका होता है उसमें वो ये कहते हैं कि हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको अपना ही स्पीकर चाहिए, विपक्ष को मना तक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? राहुल गांधी ने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनकी बातों का, उनके शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात कहना बहुत बड़ी बात है जहां पर विश्वसनीयता ही नहीं है। अच्छा, स्वस्थ लोकतंत्र तो वही होता है जहां पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद में तो पक्ष विपक्ष सब एक साथ काम करते हैं ना, सब जनता ही के लिए काम करने के लिए तो बैठे हुए हैं। अब इतनी बड़ी दुश्मनी की खाई जो दिखाई दे रही है, कैसे चल पाएगा सर? विश्वसनीयता ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में। विपक्ष को कोई लगता ही नहीं है कि प्रज्ञा जी, मैंने 10 साल में पहली बार संसद के शुरुआती दौर में जो प्रधानमंत्री का 2 मिनट का पोडियम पे एक छोटा सा स्पीच होता है, उसमें मैंने सुना है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। आज तक तो उन्होंने कहा नहीं था हमें सबको साथ लेके चलना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नखरे और ड्रामा नहीं चाहिए हमें। नखरे वर्ड यूज कर रहे हैं अभी भी। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अपनी भाषा शैली का प्रयोग चुनावी मंचों पे कर रहे थे, वो अभी उससे निकले नहीं है, उस हैंगओवर से बाहर नहीं आए हैं वो। तो आपको ये देखना होगा कि वो किसको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। आज तक तो वो अकेले कहते थे, एक अकेला सब पे भारी भी उन्होंने संसद के अंदर ही कहा था। आज वो सबको लेके चलने लगे, तो उनकी बात का कोई खास असर कहीं है या उनकी बात में कोई दम है? इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री की किसी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कह दें। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार उन्होंने लंबी चौड़ी बातें करी, उन्होंने लोगों को याद दिलाने की बात करी कि भाई 50 साल पहले इमरजेंसी आई थी, लेकिन इमरजेंसी कहीं चली नहीं, ना किसी उनके चैनल पे भी कोई डिबेट नहीं हुई। वो मुद्दे को भटकाना चाह रहे थे, कोई नहीं भटका। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे इस बार मुझे मोदी जी दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष से इतने घबराए और डरे हुए हैं कि किस प्रकार से बचें, वो इसी रणनीति में लगे हुए हैं। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि हर बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल जो एक नैरेटिव सेट करता था और कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में विपक्ष रहता था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो दूसरे लोग हो, इस बार परसेप्शन बदल गया है। इस बार क्या है कि बचाव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है।
बाकी जो लोग हैं वो बचाव की मुद्रा में नहीं है, वो एग्रेसिव मुद्रा में है। तो विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे उनके दूसरे एलाइज हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल है। अब वो आप देखिए जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आज तक सफाई देती घूम रही है और इस स्थिति में आ गई है कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया विपक्ष ने। भैया जब विपक्ष नैरेटिव खड़ा कर रहा था तो आप कहां चले गए? आपको अयोध्या के मुद्दे पे आप कहां चले गए? आप तो राम मंदिर पे कह रहे थे कि पूरे देश में राम में माहौल हो गया है, 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, वो अयोध्या भी आप हार गए। तो ये कैसे आपने कर लिया? तो ये सारी चीजें जो विपक्ष ने आपके सामने डाल दी हैं, उनका जवाब देते आज सत्ताधारी दल भाजपा से नहीं बन रहा है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे है। अब वो अपना कोई नैरेटिव सेट कर पाएगी मुझे नहीं लगता। वो तो जो सामने से वार होगा उसका जवाब ही दे ले, वही बहुत बड़ी बात है। और आज ये जो बहुत बड़ा वार हुआ है, एक अगर आप देखेंगे उस तरफ से बहुत बड़ा वार हुआ है और इसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि स्पीकर के चुनाव कराने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है सत्ताधारी दल भाजपा को। ये चाह रहे थे कि सहमति बना के या शाम दाम दंड भेद करके या पैंतरेबाजी करके, आप सोचिए ना, मैं कह रहा हूं ना कि 12 बजे तक का टाइम है पर्चा दाखिल करने का और आप जो है खड़गे जी को कह रहे हैं कि मैं फोन कर रहा हूं वापस, वो फोन का इंतजार करते रहे और यहाँ टाइम निकल जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपने तो अपना पर्चा दाखिल कर दिया ओम बिरला जी का और विपक्ष का कुछ हुआ नहीं। तो ये तो हो गए डिक्लेयर कि एक ही पर्चा दाखिल हुआ और जो है सबकी सहमति से आराम से बिरला जी जीत गए। तो ये मैसेज देना चाह रहे थे, तो वो मैसेज नहीं देने दिया विपक्ष ने। तो विपक्ष का ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो वार भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के ऊपर किया है, उसका जवाब देना आज ही नहीं, आने वाले पूरे सदन के दिनों में मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को। हर बार ये सवाल पूछा जाएगा। जी। अच्छा प्रेम कुमार सर, मोदी जी सीख नहीं रहे। संघ ने भी कहा कि विपक्ष के लोगों को दुश्मन ना समझिए, वो भी आप ही के लोग हैं। खैर, नरेंद्र मोदी जी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक चीज और सर मुझे बताइएगा कि स्पीकर जिसकी सरकार उसका स्पीकर, ये जो परंपरा चलती चली आ रही है, ऐसा क्या करता है स्पीकर सरकार बचाने के लिए? वैसे तो सब जानते हैं, सबने ओम बिरला का कार्यकाल देखा है कि उन्होंने किस तरीके से सांसदों को निलंबित कर दिया, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ आरोप नहीं लगे उनके ऊपर। लेकिन मैं चाहूंगी एक बार आप विस्तार से दर्शकों को समझाएं ताकि उनके दिमाग में बैठा रहे कि कौन है ओम बिरला, जिनको स्पीकर पद ना दिलवाने के लिए, स्पीकर ना बनवाने के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है। आखिर मसला क्या है? ये जो फाइट है, जो वॉर है, ये इसका कारण क्या है? इसलिए मैं चाहती हूँ विस्तार से एक बार बताएं कि क्या क्या करता है स्पीकर सरकार बचाए रखने के लिए। देखिए, घटनाओं से अगर हम याद दिलाएं तो स्पीकर जैसे किसी कानून पर वोटिंग हो कि ना हो, विधेयक पर जो कानून बनता है, विधेयक पर वोटिंग हो या ना हो, और वोटिंग हो तो कैसे हो, यानी वोट डाला जाए या ताली बजा करके वोटिंग हो, ध्वनि मत से जिसको बोलते हैं, तो ये तय करता है। तो ऐसा तय करने में कई बार विपक्षी सदन का नियम है कि विपक्ष का कोई भी सदस्य अगर बोलता है वोटिंग होना चाहिए तो उस मुद्दे पर वोटिंग होगी, ये कहता है। लेकिन उसको इग्नोर कर देना ये सदन के हाथ में। हमने ये राज्यसभा में देखा था, उपसभापति ने इग्नोर कर दिया था और वो भी आसन पर ही थे और उस पर पारित कर दिया था कृषि कानून को। तो वो उसी तरह से स्पीकर वैसे समय में जबकि कोई किसी दल से हटता है, पार्टी में स्प्लिट होता है, तो उसको किस रूप में देखे, किसकी पार्टी की बात को, जैसे पार्टी में दो खेमे हो गए और किसी एक खेमा संगठन में मजबूत है, एक खेमा के पास संसद ज्यादा है, एक खेमा के पास एमएलए ज्यादा है, एक खेमा के साथ एमपी ज्यादा है, तो ऐसे समय में वो क्या डिसीजन ले, स्पीकर वहां पर भी फैसले करता है कि संख्या बल के आधार पर कि उसको अलग समूह दे, वो महत्वपूर्ण होता है। उसकी सदस्यता रद्द कर दे, ये भी उसके हाथ में होता है। तो ये है, इससे सरकार का बनना बिगड़ना भी डिपेंड करता है। आपको याद होगा कि जब एक दिन वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, तब वो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, वो सांसद भी थे, तो स्पीकर के हाथ में था
कि वो सांसद को बोलते कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, वोट होने वाला है और आपको वोट देने हम नहीं दे सकते। उनका राइट था, ले सकते थे इस किस्म का, लेकिन उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, उनको वोट देने दिया गया जबकि वो मुख्यमंत्री भी थे और उस एक वोट से भी उस सरकार को ही गिरी हुई आप देख रहे थे। तो कितना महत्वपूर्ण हुआ एक संसद के वोट को डिसाइड करने का, निर्णय लेना ये संसद का। इसके अलावा संसद बहुत सारी समिति, उप समिति, उसमें कौन रहेगा नहीं रहेगा वो सब निर्णय करने में भी उनकी एक भूमिका होती है। तो हम देखें जैसे कोई मुद्दा है, हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुद्दा है, उसको हम उठाना चाहते हैं लेकिन वो नियम में बंद करके वो कह देंगे कि नहीं इसको आप नहीं उठा सकते हैं, और कई बार बोलेंगे नहीं देश हित में जरूरी है, इस पर चर्चा होगी, वो वही डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से नियम को तोड़कर वो बात करते हैं। जैसे मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन संसद अगर स्पीकर चाहते तो उस पर वो बहस करने के लिए नेता को, सदन के नेता को कह सकते थे कि विपक्ष की मांग है, आप आइए जवाब लेकर के, या प्रधानमंत्री जी को भी कह सकते थे कि क्या प्रधानमंत्री जी आ सकते, माने कोई आदेश नहीं फिर भी कह देना भी पर्याप्त होता है। तो वो भूमिका होती है स्पीकर की, जिससे कि सदन का दोनों पक्ष संयमित, ये लगता है कि ठीक से चल रहा है। आप देखेंगे इसमें एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले जो स्पीकर हुआ करते थे, शुरुआती दौर में 5-7 स्पीकर का नाम देख लीजिए, सबने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था जी। बाद के दौर में धीरे धीरे ये हुआ कि इस पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। अब जैसे सोमनाथ चटर्जी का आप याद कीजिए, सोमनाथ चटर्जी जी ने सीपीएम में बने हुए थे और सीपीएम का फैसला था कि मनमोहन सरकार के खिलाफ वोट करना है, तो माने सरकार, तत्कालीन सरकार के खिलाफ वोट करना है। तो उस समय सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हम पार्टी बन करके वोट नहीं करेंगे, हम स्पीकर बन करके भूमिका निभाएंगे। पार्टी का कहना था कि हमने पार्टी समर्थन वापस ले लिया तो स्पीकर पद भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मैंने स्पीकर के तौर पर प्रपोज किया था और आप हमारे पार्टी के कहने पर आप स्पीकर बने हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए। उनका कहना था एक बार जब मैं स्पीकर बन गया तो इसका मतलब है कि मैं स्पीकर के दायित्व से बन गया, आप पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी चीज है। दोनों थिंकिंग थी। तो सोमनाथ चटर्जी को बहुत अपमानित होना पड़ा, पार्टी ने उनको निकाल दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन स्पीकर के तौर पर उन्होंने एक आदर्श रखा। ये सारी बातें जो मैं अपने याद के आधार पर, स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि तत्काल प्रश्न आते हैं तो कई बार एग्जैक्ट सिचुएशन याद करने। सर आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे, क्या कभी आपने इतिहास में कोई ऐसा स्पीकर देखे हैं जिनके सामने सांसद को जातिगत गालियां दी गई? जैसे रमेश बिदूड़ी ने ओम बिरला के सामने ही तमाम तरह की जातिगत गालियां बीएसपी के सांसद दानिश जी को दी थी। ऐसे शब्द बोले गए थे जो मैं कैमरे पर बोल भी नहीं सकती इस वक्त। देखिए, जातिगत टिप्पणी होना वो तो होता रहा है और उसको भी सदन की कार्यवाही से निकाला जाता रहा, इसको भी निकाला गया, लेकिन धर्म के आधार पर इस बार गाली दी गई थी और गाली भी ऐसी जो सड़क पर दी जाती है उससे भी बुरी बुरी गाली दी गई थी। तो और ऐसा भी नहीं दिखा कि सदन में उसी पार्टी का कोई नेता उनको रोक टोक करे। yes. एक बार अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हो जाते, दानिश बैठो, दानिश सॉरी रमेश बिदूड़ी बैठो, तो रमेश बिदूड़ी की हिम्मत थोड़े होती भाई। सदन में पार्टी का नेता, पार्टी का जो प्रमुख होता है, सीनियर नेता, तो खड़े होकर बोल देते ना कि रमेश बिदूड़ी आप बैठिए, आप सारे मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, बैठिए आप। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्पीकर भी तुरंत रोक सकते थे, तुरंत निकलवा सकते थे, एक्शन ले सकते थे। अब इसके बजाय उन्होंने एक्शन को बाद के लिए टाला, बाद में भी बहुत धीरे धीरे हुआ और कुछ एक्शन नहीं हुआ सिवाय उनके ऊपर कोई कार्रवाई, जबकि इसी सदन ने महुआ मोइत्रा पर कितनी तेजी से कार्रवाई कर दी, अलग समिति बना दी, समिति ने रिपोर्ट लहरा दी बाहर में, मीडिया में। समिति का प्रमुख क्या रिपोर्ट मीडिया में लहराता है, वो भी रिपोर्ट पहले, वो सारे नियम टूटते गए, लेकिन स्पीकर बैठे रहे। स्पीकर ने, इसीलिए सर मैंने आपसे ये सवाल पूछा है ताकि दर्शकों को भी याद रखना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है उनके कार्यकाल के दौरान, लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। और भी अगर ओम बिरला जी के कार्यकाल को याद दिलाएं
तो देखिए इस कार्यकाल में तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और सब कुछ होता है। अब ये विपक्ष जब बोलने लगता है तो कैमरे जो है विपक्ष की तरफ होते ही नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा होता है, विपक्ष का विरोध दिखता ही नहीं है, लगता है कि संसद में सब एकजुट एक आवाज में बोल रहे हैं। तो विपक्ष को देश से उसके एक्शन को विस्मृत करने के लिए भी सदन का इस्तेमाल लोकसभा अध्यक्ष ने किया है। आज अभी ताजा ही मामला देखिए कि राहुल गांधी सदन में मौजूद थे, राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान में राहुल गांधी इंटर करते हैं और भाई राष्ट्रगान हो रहा है तो वो पीछे की लाइन में खड़े होकर के राष्ट्रगान में शामिल होते हैं। तो ये तो और सम्मान की बात है ना कि वो चलते हुए कि आगे अगली पंक्ति में आते तब आप मानते कि वो राष्ट्रगान में शामिल है। और कैमरा उनकी तरफ फोकस नहीं है, कैमरा अपनी अपनी जगह है। और उन झूठे अब तो झूठा ही बोलेंगे ना, जब दृश्य कैमरा भी झूठा होता है, इसका प्रमाण है कि राहुल गांधी मौजूद हैं और कैमरे को उदाहरण के तौर पर पेश कर बीजेपी के लोग बता रहे कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के समय मौजूद नहीं है। इसका मतलब कैमरे को भी झूठा बना दिया। ये काम किसकी निगरानी में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात। विपक्ष बोलता है राहुल गांधी 45 मिनट बोलते हैं, 3 मिनट सिर्फ दिखते हैं, 42 मिनट या तो स्पीकर दिखता है या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखते हैं। ये भी स्पीकर का ही काम होता है, उन्हीं की निगरानी में ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे शब्दों को हटा दिया जाता है, जहां आप गौतम अडानी का नाम लेंगे उसको सदन से हटा देंगे। अरे गौतम अडानी ने क्या ऐसा है कि नाम ही नहीं लिया जा सकता? क्या ये परंपरा है कि कोई भी सदन से बाहर का व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाता है। तो गौतम अडानी का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? लेकिन चूंकि एक थॉट है जिसके तहत ऐसा करना है तो वो करते हैं। ये सारी चीजें ओम बिरला के साथ, यहाँ तक कि विपक्ष ने कहा कि हमारे माइक भी ऑफ करवा देते हैं और खुद करते हैं। माइक तो कोई और ऑफ नहीं करेगा, वो तो बिरला जी के पास में होता है माइक, वही ऑफ करते हैं। तो वो तो स्वयं आरोपी हैं विपक्ष की आवाज दबाने के। तो इसलिए बिरला जी का नाम, इसके बाद भी उम्मीद करते हैं राजनाथ सिंह जब फोन करेंगे खड़गे जी को तो खड़गे जी कहेंगे कि ठीक है आप तो लीजिए समर्थन ले जाइए ओम बिरला के नाम पर। मुझे तो लगता है कि विपक्ष को पहले कह देना चाहिए कि आप होश में हैं, आपने क्या कुछ किया है ये बताइए पहले। आप कैसे ओम बिरला के नाम पर दोबारा हमसे समर्थन मांग सकते हैं सर? बल्कि इंडिया गठबंधन में जो जबरदस्त एकता देखने को मिली और स्पीकर पर लड़ने को लेकर के सब लोग सहमत नहीं थे, लेकिन जैसे ओम बिरला का नाम आया सब सहमत हो गए जी। ये एक तरह से एकजुट कर दिया विपक्ष। यही एक कारण है कि संसद में पहली बार स्पीकर का चुनाव हो रहा है, विपक्ष को मजबूर कर दिया गया एक तरीके से। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि चूंकि अगर ओम बिरला के अलावा कोई दूसरा नाम होता तो विपक्ष एक बार फिर स्वीकार करता कि चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं, उनकी ही बात सुन लेते हैं, क्या होगा, एक बार फिर वो धोखा देंगे, सह लेंगे डिप्टी स्पीकर के मामले में। लेकिन जब ओम बिरला का नाम आया तब उन्होंने कहा ना, इनके लक्षण तो यहीं से खराब है और डिप्टी सीएम पर ये क्या बात करेंगे, यहीं पर लड़ाई लड़ ली जाए। ये विपक्ष ने तेवर दिखाए जी। केपी मलिक सर, लास्ट सवाल आपके लिए, समय हो चुका है मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय आपका और लूंगी। तो वही चल रहा है, चिट भी मेरी पट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का। मतलब ये तो सब कुछ हमको ही चाहिए, सारे फायदे हमको ही चाहिए, आप बस चुपचाप समर्थन देते रहें बस। ये क्या समझते हैं विपक्ष को? विपक्ष के पास भी तमाम नेता हैं, अखिलेश यादव है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, तो इनके पास भी कुछ बुद्धि होगी। देखिए प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जब तक मामला चल रहा उसको किसी भी तरह चलाया जाए। वो चला रहे हैं पहले से, और वो तमाम उन्हीं चीजों को, पुरानी चीजों को निकाल के लेके आ रहे हैं। आप ये देखिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ओम बिरला की जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम स्पीकर के लिए आता तो ये इतना हो हल्ला नहीं होता, और विपक्ष में भी कुछ लोग कह सकते थे कि नहीं भाई हम समर्थन दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आप बिगाड़ कुछ नहीं सकते, उनका बनना तो उन्हीं को है। लेकिन एक ऐतराज आपस में भी हो सकता था। लेकिन जैसे इनका नाम आया तो सब जो है उसमें आ गए कि ये तो तानाशाही वाली बात हो गई, ये तो दादागिरी वाली बात हो गई कि हम जिसको चाहेंगे उसी को लाएंगे और आप समर्थन दीजिए।
और आप जानबूझ के हमें जो है अपमानित करने के लिए हमें ये जताना चाह रहे हैं कि हम तो समर्थन मांगने गए थे और हमने अपने स्पीकर पद के व्यक्ति का नाम चुना और हम समर्थन मांग के आए और उस पे जो है विपक्ष ने ये कह दिया कि हम नहीं देंगे। तो वो हमारा साथ, जैसे पहले दिन कहा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, और देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष इसमें अड़ंगा लगा रहा है। और विपक्ष जो है सरकार का सहयोग नहीं कर रहा है या लोकतंत्र का सहयोग नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई। पहले ही दे चुके थे ना मोदी जी की, ड्रामा ना करें, नखरे ना करें, यही तो जी। तो ये इसी तरह की चीजें उन्होंने करने के लिए सारी बातें कही थी, क्योंकि उनकी मंशा सबको पता है और उनकी मंशा भी यही है, उनको पता था ये होना है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से उनके इस तीर का जवाब विपक्ष ने दिया है, खासकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये बहुत सराहनीय है और इसकी चर्चाएं आज दिल्ली में हो रही है। हम पार्लियामेंट के में बैठे हैं, अभी दूसरी जगह बैठे हैं, यहाँ पे भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत अच्छा जवाब विपक्ष की तरफ से आया है और लगातार इसी तरह से चलता रहेगा मामला, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और ये चीजें, ये देखिए, ये सदन अभी सिर्फ 10 दिन का सदन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें होंगी नहीं। इसके बाद जो चीजें होंगी तब एनडीए इस चीज को लेके चलता है कि नहीं चलता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए में भी अभी विमुख होके कुछ लोग आने बाकी हैं। अभी एनडीए वालों ने कहाँ शुरू किया? एनडीए वालों का तो कुछ शुरुआत अभी हुई नहीं है, अभी तो बाकी चीजें चल रही हैं। अभी तो मोदी जी, अमित शाह जी जो कह दे रहे हैं वही सिर्फ हो रहा है, बाकी लोगों की कहाँ चल रही? तो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो आपको वो नतीजा भी देखना होगा सदन में कि जब दूसरी चीजें शुरू होंगी। तो इसलिए नई चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अभी चुपचाप लोग बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का जो है उच्च सदन और निम्न सदन दोनों को संबोधन होगा। उसके बाद कुछ जो जरूरी बिल हैं, बजट वगैरह है, उन पर चर्चाएं और कुछ बिल पास होंगे। असली हंगामा तो उसके बाद होगा। देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, रेल दुर्घटनाएं हो गई हैं, बेशर्मी से मंत्री बैठे हैं, झूठ मूठ के लिए भी इस्तीफे की पेशकश नहीं कर रहे हैं। नीट पे बेशर्मी सरकार की दिखाई दे रही है। युवा आज 24 लाख युवा सड़कों पे है, उनका भविष्य जो है दिखाई नहीं दे रहा है क्या होगा। उस पर उसका जवाब भी तो सरकार से लिया जाएगा, और विपक्ष किस तरह से उसका जवाब लेगा वो भी आप देखेंगे, क्योंकि विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एग्रेसिव है। तो उन चीजों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं उस बात से भी डरी हुई है सरकार। जी बिल्कुल। दो चीजें चल रही हैं। लास्ट सवाल है, एक तो नैरेटिव है और एक सवाल है। एक सवाल तो ये है कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है, इंडिया अलायंस का ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है, के सुरेश को प्रत्याशी बनाना, उनका नाम सामने लेकर के आना, उनसे पर्चा भरवाना, ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है। और इसी के बगल में एक नैरेटिव साथ साथ चल रहा है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो आराम से जो है समर्थन करवा देते, बातचीत कर लेते और चुनाव ना होने देते, कम से कम परंपरा बची रहती। इन दोनों के मैं आपसे मायने जानना चाहूंगी कि असल में इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, इस नैरेटिव मेरा फोन आ गया था, एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हो गया। तो एक बार प्रज्ञा दोबारा जरा सवाल, हाँ दोबारा सवाल अपना दोहराना। मेरा सवाल ये है सर कि दो चीजें चल रही हैं, एक तो सवाल है और एक नैरेटिव है। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी अगर चाहते तो फिर स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी ना खड़ा करते, ना बात करते, जी और मैं समझ गया, मैं समझ गया, मुझे जानना। देखिए मैं समझ गया। देखिए प्रज्ञा, इसमें क्या है कि सबसे पहले बात यह आई, जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया वो खाली 2 दिन के लिए होते हैं, उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है सदन में। ये सम्मान कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को देना चाहिए था। के सुरेश 8वीं बार सांसद हैं और वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई कि इनको बनाया जाए। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि स्पीकर में, डिप्टी स्पीकर में भी भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही थी विपक्ष की मांग पे। तो ये देखते हुए
के सुरेश को आगे लाने से देश में एक ये मैसेज जाएगा कि पिछड़े समाज के व्यक्ति को, इतने सीनियर व्यक्ति को कांग्रेस ने आगे किया है, तो उस पे कांग्रेस को और विपक्ष को एक बड़ी सहमति और एक सिंपैथी मिलेगी। और दूसरा क्या है कि देखिए के सुरेश के नाम पे भी जो इंडिया गठबंधन के दूसरे एलाइज हैं छोटे बड़े, किसी ने भी जरा से भी कोई विरोध के सुर नहीं निकाले। किसी जब कांग्रेस हर मुद्दे पे अपने एलाइज को आगे किए हुआ है, उन्होंने यहां तक कहा हुआ कि प्रधानमंत्री आप आपस में चुन लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सत्ता में भी नहीं आएगी, वो बाहर से समर्थन करेगी। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से स्पीकर दिए जाने पे भी इंडिया गठबंधन के किसी एलाइज का कोई ऐतराज ना होना जताता है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, जिसका नुकसान सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को आने वाले सत्र में आपको दिखाई देगा। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष का? नहीं, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। और आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, चाहे इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे नेताओं को, बहुत कॉन्फिडेंस में है और उनको पता है कि सरकार घिरी हुई है। मैंने जो 2 इश्यू आपको गिनवाए हैं, चाहे वो परीक्षाएं रद्द होने का मुद्दा हो, चाहे पर्चा लीक होने का मुद्दा हो, युवा सड़कों पे है, विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। तो सरकार को अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। जरूरी नहीं है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनको क्षेत्र में नहीं जाना है क्या चुनाव में, उनको चुनाव नहीं लड़ना है क्या, तो उनको जवाब नहीं देना है क्या? वो नीट के साथ, नीट में जो घोटाले घपले हो रहे हैं उसमें क्या सरकार के साथ खड़े रहेंगे क्या? उनके क्षेत्र में जाके उनको युवा नहीं घेरेंगे क्या, जैसे किसानों ने घेरा है? तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर सोचने में मजबूर होंगे और वो भी कुछ कदम उठाएंगे, तो वो इंडिया गठबंधन के दबाव में ही वो भी उठाएंगे। आज तो वो नहीं उठा रहे हैं और उनको लगेगा अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तो पाला भी बदल सकते हैं, तो तमाम परिदृश्य ही चेंज हो जाएगा उस हालत में। तो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। प्रेम कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो विपक्ष सीधे तौर पर बस ये चाहता है कि एक हाथ डेप्यूटी स्पीकर पद दो, दूसरे हाथ स्पीकर पद के लिए समर्थन लो, लेकिन नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। और क्यों डरे हुए हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बार विपक्ष भयंकर अग्रेसिव मोड में है। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दबा के शेयर करना है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।